Assalamualaikum. Welcome to our JNG Academy YouTube channel. I am Dishan and today we are going to learn about C programming functions. In C programming functions यहाँ हम लोग पूरा स्टार्टिंग से लेकर के पूरा एडवांस लेवल तक का हम लोग पूरा देखने वाले हैं. फंक्शंस रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं छोटी से लेकर के बड़े कॉन्सेप्ट तक देखेंगे. एंड में फिर अपन कोडिंग कर लेंगे, ठीक है ना. तो स्टार्टिंग से एंड तक बने रहो. आज का सेशन स्टार्ट. जिन्होंने हमें फॉलो नहीं किया है फॉलो कर लो इस चैनल को. JNG Academy अगर वेबसाइट पे जाकर के आप आर्टिकल्स पोस्ट वगैरह पढ़ना चाह रहे हो तो जाके पढ़ सकते हो. जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें. JNG Academy और टेलीग्राम को भी आप लोग इंस्टाग्राम को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं एंड टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं. बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ. तो हमारा सी प्रोग्रामिंग का जो पूरा टारगेट है वो ये है. पूरा टारगेट इंट्रोडक्शन पार्ट जो कि हो चुका है, कंट्रोल फ्लो जो कि हो चुका है, फिर यहाँ पे फंक्शंस, पॉइंटर्स, रिकर्शंस, एरेज, स्ट्रिंग्स, स्ट्रक्चर, फाइल इनपुट आउटपुट, मिसलेनियस फंक्शंस जो कि आज का हमारा टॉपिक है. बढ़ते हैं फंक्शंस की तरफ. टुडेज एजेंडा, आज का हमारा टॉपिक क्या है. तो आज अगर अपन देखें यहाँ पे तो फंक्शंस पढ़ने वाले हैं. टाइप्स ऑफ फंक्शंस, बिल्ट इन फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शंस, एनाटॉमी ऑफ फंक्शंस, डिक्लेरेशन, डेफिनेशन, कॉल फंक्शंस, देन मेन फंक्शंस एंड आर्ग्यूमेंट्स, पैरामीटर्स एंड रिटर्न स्टेटमेंट्स इन फंक्शंस, रिकर्सिव एंड आइटरेटिव सॉल्यूशन. तो ये सारे टॉपिक्स है जो आज के वन बाय वन अपन पूरा देख लेंगे. नेक्स्ट हमारा व्हाट इज फंक्शंस. तो फंक्शंस क्या होते हैं. सवाल ये है कि फंक्शंस क्या होते हैं. तो फंक्शंस जो होता है हमारा वो क्या क्या करता है. फंक्शंस को अगर एक बार अपन डिफाइन कर देंगे ना तो उसको बार बार कॉल करके हम पूरे कोड में इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये क्या करता है, मॉड्यूलर अप्रोच को क्या करता है, देता है हमारा, ठीक है ना. यानी कि मॉड्यूलर अप्रोच पे काम करता है, कहने का मतलब ये है. तो यहाँ पे क्या होता है, कोड रियूजेबिलिटी हो जाती है, ठीक है ना. कि एक बार कोड लिखो, बार बार उसको कॉल करके उसको क्या करते रहो, इस्तेमाल करते रहो. तो a block of code that perform a specific task helps in breaking down complex problems into smaller manageable parts. तो ये क्या है, आप सिंपल सा फंक्शंस ये समझ सकते हो कि फंक्शंस क्या करता है कि एक बार उसको आप क्या करो, डिफाइन कर दो और उसको बार बार आप रिकॉल करके पूरे प्रोग्राम के थ्रू आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है. बढ़ते हैं नेक्स्ट, सिंटेक्स ऑफ अ फंक्शंस. तो सिंटेक्स फंक्शंस का क्या है. अब फंक्शन जब हम पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है फंक्शन का तो सिंटेक्स भी होगा. तो फंक्शन का सिंटेक्स क्या है, देखो. फंक्शंस का डिक्लेरेशन होता है, 3 पार्ट होता है. फंक्शंस का डिक्लेरेशन, फंक्शंस का डेफिनेशन, फंक्शंस का कॉल. फंक्शंस डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना. यहाँ पे रिटर्न टाइप सबसे पहले अपन देते हैं. यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर साइड में अगर अपन लेके चले तो सबसे पहले लेट सपोज टाइप हमने दे दिया इंट. उसके बाद फंक्शंस नेम, लेट सपोज ऐड, हम ऐड करना चाह रहे हैं. उसके बाद पैरामीटर्स, तो पैरेंथेसिस देना ज़रूरी है. एंड देन पैरामीटर लिस्ट है तो वो दे दो. तो एडिशन के लिए 2 नंबर हमें चाहिए होगा कम से कम, तो 2 इंट ए एंड इंट ये. तो ये हमारा लास्ट में सेमीकोलन इंपॉर्टेंट. तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा कहलाता है डिक्लेरेशन. इसी को क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन बोलते हैं, याद रहेगा. अच्छा, फंक्शंस डेफिनेशन क्या होता है. अब एक बात याद रखना कि फंक्शंस जो कॉल करोगे ना तो कॉल के पहले याद रखना हमेशा ये स्टेटमेंट के पहले हमेशा आप क्या करोगे, आप डिक्लेरेशन करोगे. डिक्लेरेशन हमेशा पहले होगा. अब इंट मेन का जो फंक्शन होता है ना, या तो उससे पहले ग्लोबल डिक्लेरेशन कर सकते हो या फिर आप चाहो तो लोकल डिक्लेरेशन कर सकते हो. लेकिन ये कॉल करने से पहले यानी फंक्शन को कॉल करने से पहले आपको डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, ये ज़रूरी है, ठीक है. तो डेफिनेशन की बात करते हैं. डेफिनेशन आप पहले बाद में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन आपका जो डिक्लेरेशन होगा ना वो फंक्शन कॉल से हमेशा पहले होगा, ये याद रखना. तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें, रिटर्न टाइप देना है, फंक्शन नेम देना है एंड पैरामीटर लिस्ट देना है. फिर बॉडी ऑफ फंक्शंस आ जाएगा एंड देन फंक्शन कॉल करना है हमें, फंक्शन नेम और कुछ नहीं, आर्ग्यूमेंट्स सिंपल सा दे दो, उससे क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा. तो पैरामीटर्स हमें देख पा रहे हैं. पैरामीटर्स कहाँ पे है, यहाँ पे ये हो गया पैरामीटर लिस्ट. यानी कि जो डेफिनेशन में जो आप इस तरह करते हो, देते हो, तो ये पैरामीटर्स कहलाता है, कहने का मतलब है. और यहाँ पे जो वेरिएबल लेता है ये फंक्शंस कॉल के टाइम में, तो ये क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स होता है. सिंपल सा बात है. इसको जब एग्जांपल्स के थ्रू करेंगे, कोडिंग के थ्रू, तो और अच्छे से समझ में आएगा. फिलहाल हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं. एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फंक्शंस, यानी कि एडवांटेजेस क्या है. तो कोड रियूजेबिलिटी मैंने बोला ही था कि एक बार आप डिफाइन कर दो, बार बार उसको कॉल करके इस्तेमाल करो. ईजियर डिबगिंग, इम्प्रूव रीडेबिलिटी, ठीक है. नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शंस. तो एक होता है लाइब्रेरी फंक्शंस जिसको हम इनबिल्ट फंक्शन भी बोलते हैं, जैसे प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये सब का इस्तेमाल हम लोग करते हुए आ ही रहे हैं, ठीक है ना.
फिर यहाँ पे यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, तो इनबिल्ट फंक्शन का तो इस्तेमाल करते ही रहेंगे। यूज़र डिफाइंड फंक्शन हमें ज़रूरत पड़ जाता है कि जब अपने को ज़रूरत पड़ रहा है तो उसके हिसाब से हम फिर एक कोड को लिखते हैं, ठीक है ना, अलग से एक फंक्शन को लिखते हैं, तो वो हो जाता है आपका यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जो कि यूज़र के द्वारा या प्रोग्रामर के द्वारा लिखा जाता है उसको, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस में अगर अपन बात करें तो 4 केसेस बन सकते हैं। 4 केसेस हमारे क्या क्या, नो रिटर्न वैल्यूज एंड नो पैरामीटर्स, यानी कि कोई भी रिटर्न वैल्यू कुछ देगा नहीं ये फंक्शन, एंड कोई पैरामीटर्स भी नहीं लेगा, सिंपल सा बात है। नेक्स्ट, विद रिटर्न वैल्यू, यानी रिटर्न वैल्यू तो देगा पर पैरामीटर्स नहीं लेगा, रिटर्न वैल्यू नहीं देगा पर पैरामीटर्स लेगा, एंड रिटर्न वैल्यू भी देगा एंड पैरामीटर्स भी लेगा, ये विदाउट हटा दो, विद पैरामीटर्स, तो ये हो गया। तो 4 केसेस बन सकते हैं, ये 4 केसेस हो गए हमारे, ठीक है। तो इसी तरीके से केस देख लेते हैं हम लोग वन बाय वन। फर्स्ट केस, नो रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर, तो सिंपल सा आप क्या कर सकते हो, वॉइड फंक्शन का नेम fun, लेट सपोज पेरेंथेसिस, क्योंकि पैरामीटर भी नहीं ले रहा है, तो ये हो गया हमारा जो कोड है, कुछ प्रिंट करवाना है करवा दो, हो गया। ना तो इसका रिटर्न टाइप है ना तो इसका पैरामीटर ले रहा है, तो ये कोड करेक्ट है, हाँ करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, ये वही चीज़ है, नो रिटर्न वैल्यू नो पैरामीटर्स, मतलब कुछ नहीं करना है, वॉइड कुछ रिटर्न नहीं करेगा, फंक्शन का नाम हो गया लेट सपोज, एंड पेरेंथेसिस के अंदर कुछ नहीं दे रहा है, तो कोई पैरामीटर कोई वेरिएबल नहीं, कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है, सिंपल सा ये हमारा कोड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा विद रिटर्न वैल्यू एंड नो पैरामीटर्स, यानी कि रिटर्न वैल्यू तो देगा पर कोई पैरामीटर्स नहीं लेगा। जैसे आप ले सकते हो इंट, फिर यहाँ पे फंक्शन, फिर यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं लेगा ये, ठीक है ना, ये हो गया। एंड देन आप कुछ रिटर्न भी करवा सकते हो, जो चाहो आप रिटर्न करवा लो, तो यहाँ पे कुछ रिटर्न भी करवा सकते हो, रिटर्न, ठीक है ना, तो यहाँ से ये रिटर्न हो जाएगा, जो भी चीज़ रिटर्न करवाते हैं करवा लो, तो ये हो जाएगा आपका कि मतलब रिटर्न टाइप है पर कोई पैरामीटर लिस्ट नहीं ले रहा है, तो ये एक केस हो गया। नेक्स्ट, जब एग्जांपल करेंगे तो काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। और नेक्स्ट, नो रिटर्न टाइप विद पैरामीटर्स, यानी पैरामीटर्स लेगा पर रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा, जैसे वॉइड फंक, फिर लेट्स सपोज इंट एंड देन कोड, जो भी कोड लिखना है, तो कुछ इस तरीके का ये क्या है कि कुछ रिटर्न नहीं कर रहा पर पैरामीटर लिस्ट ले रहा है। नेक्स्ट है हमारा विद रिटर्न वैल्यू एंड विद पैरामीटर लिस्ट, यानी कि रिटर्न वैल्यू भी हो गया और पैरामीटर लिस्ट, जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा। इंट रिटर्न हो गया, एंड इंट के बाद लेट सपोज हम कर रहे हैं ऐड फंक्शन, एंड ये 2 पैरामीटर्स लेगा भी, इंट लेट सपोज ए, इंट लेट बी, ये हो गया। एंड देन ब्लॉक ऑफ कोड जो भी लिखना है, लेट सपोज हम रिटर्न करवा चाह रहे हैं, रिटर्न क्या हो करेगा, तो रिटर्न ए प्लस बी, ये हमारा क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, एंड बस हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिटर्न भी हो रहा है और साथ ही साथ पैरामीटर लिस्ट भी ले रहा है, तो ये कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा। वक्त के साथ अपन सब चीज़ को समझ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलो, तो एग्जांपल्स ऑफ फंक्शंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा कोड है हमारा, हैश इंक्लूड stdio.h, यानी कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, देन फंक्शंस डिक्लेरेशन, जो कि इंट ऐड, यहाँ पे इंट ऐड, इंट क्या हो गया टाइप, फिर ऐड नेम, फिर इंट यहाँ पे 2 पैरामीटर लेगा ये, ठीक है ना। फिर इंट मेन फंक्शन के बाद इंट रिजल्ट हमने डिक्लेयर कर दिया। देन हमने क्या किया, रिजल्ट के अंदर क्या किया, फंक्शन कॉल को लिया, यानी कि ऐड 5,10, तो 5,10 हमने ऐसा पैरामीटर दिया है ऐड फंक्शन में, एंड वो क्या करेगा, ऐड फंक्शन आपको यहाँ पे अब जो नेक्स्ट लाइन है ना वो अभी नहीं चलेगा, जब तक हमें रिजल्ट नहीं मिल जाता तब तक ये नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये ऐड फंक्शन इवेलुएट होना चाहिए, तो ऐड 5,10, तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट फंक्शन, ये कॉल हो रहा है ना, फंक्शन कॉल इसी को बोलते हैं, तो फंक्शन कॉल हो रहा है तो डायरेक्ट यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन के पास जाएगा, और ये इंट ए, अब ए में क्या चला जाएगा 5, ए में क्या चला जाएगा 5, और बी में क्या चला जाएगा 10, बी में क्या चला जाएगा 10, ये हो गया। तो ए बी का वैल्यू आ गया। अब रिटर्न क्या कर रहा है, ए प्लस बी, डायरेक्ट ए प्लस बी रिटर्न कर रहा है, तो ए प्लस बी क्या करेगा, रिटर्न कर देगा रिजल्ट के अंदर, तो रिजल्ट में क्या चला जाएगा, रिजल्ट के अंदर चला जाएगा 10 + 5 यानी 15 चला जाएगा, तो रिजल्ट के अंदर 15 गया। अब नेक्स्ट लाइन क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, यानी प्रिंट एफ रिजल्ट, तो रिजल्ट क्या करेगा, %d रिजल्ट, तो कहने का तो रिजल्ट को प्रिंट करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आउटपुट ऑफ दिस कोड क्या आ जाएगा, रिजल्ट
कॉलन फिर यहाँ पे 15 आंसर हमारा आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये सिंपल सा कोड था जो कि फंक्शंस से, ये सिंपल सा कोड से क्या समझाना चाह रहा है, सिंपल से कोड से ये समझाना चाह रहा हूँ कि फंक्शंस का है इस्तेमाल। आप बोलोगे ए बी को तो हम डायरेक्ट ऐसे भी ऐड कर सकते थे, फिर फंक्शन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? तो ये फंक्शंस आपको छोटे छोटे चीज़ से मैं समझा रहा हूँ, बाकी बड़े बड़े जब प्रॉब्लम आएंगे ना तो उसमें ये फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा तो वहाँ पर समझ में अच्छा फंक्शन का ये इस्तेमाल है, तो वो समझा रहा हूँ। छोटी चीज़ों से हमेशा समझा करो और उसको फिर इंप्लीमेंट कर लो बड़े चीज़ों में, बात खत्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस, पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। पैरामीटर समझ में आ गया होगा ना, जब हम क्या करते हैं डिक्लेयर करते हैं तो उसमें पैरामीटर लिस्ट देते हैं। इसी तरह से जब हम कॉल करते हैं फंक्शन, जब कॉल करते हैं तो वहाँ पे पैरामीटर लिस्ट देते हैं। लेकिन आर्ग्यूमेंट क्या है, तो आर्ग्यूमेंट में अगर हम बात करें तो वो कहाँ पे, फंक्शन डेफिनेशन में। तो आर्ग्यूमेंट कहाँ पे, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू होता है जो किस टाइम देते हैं, फंक्शंस कॉल करने के टाइम में देते हैं, फंक्शंस कॉल करने के टाइम में देते हैं। एंड वेरिएबल्स लिस्ट एज पार्ट ऑफ फंक्शंस डिक्लेरेशन, ठीक है ना, ये हो गया सिंपल। तो ये हो गया, यहाँ पे हो गया फंक्शन पैरामीटर, यहाँ पे हो गया आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। पास बाय वैल्यू, यानी टाइप्स ऑफ फंक्शंस पैरामीटर्स में बात करेंगे तो पास बाय वैल्यू एक तरह का होता है और दूसरा होता है पास बाय रेफरेंस। तो ये वन बाय वन अपन देख लेंगे, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पे ये समझ लो कि पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस क्या होता है। पास बाय रेफरेंस की बात करें, पास द एड्रेस ऑफ आर्ग्यूमेंट इनटू द फंक्शंस, यानी कि क्या होता है कि पास द एड्रेस एंड ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इनटू द फंक्शंस। तो फंक्शंस को क्या करते हैं, हम एड्रेस पास करते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना। लेकिन पास बाय एड्रेस में क्या, ये वैल्यू में क्या होता है कि वैल्यू पास करते हैं, सिंपल सा बात है। तो कॉपीज द वैल्यू ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इनटू द फंक्शंस, ठीक है ना, सिंपल। लेकिन इसका कोड जब करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। बढ़ते हैं आगे। रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट तो बचपन से लिखते हुए आ रहे हो क्या, लास्ट में जो लिखते हो रिटर्न 0, ये क्या रिटर्न स्टेटमेंट, हाँ। तो यूज टू एग्जिट द फंक्शंस एंड रिटर्न अ वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन, यानी क्या करता है एग्जिट के काम में, यानी फंक्शंस को एग्जिट करने के काम में आता है। एंड रिटर्न अ वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन, जो कॉल फंक्शंस होता है, कॉलिंग फंक्शन उसको एक वैल्यू प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। रिटर्न के थ्रू यही होता है। जैसे अगर बात करें रिटर्न का, तो रिटर्न फिर यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिखना, एक्सप्रेशन सेमीकोलन देना मत भूलना। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर रिटर्न a+b जो किए थे अभी थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा वॉइड फंक्शंस। वॉइड फंक्शंस नाम से ही समझ में आ रहा है, डू नॉट रिटर्न अ वैल्यू, ये वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। तो वॉइड फंक्शंस, वॉइड लिखो टाइप के तौर पे, फिर फंक्शंस नेम एंड देन कोड ऑफ, ब्लॉक ऑफ कोड आप लिख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा रिकर्शन, जिसपे नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिकर्शन ही है, काफ़ी डेप्थ में हम पढ़ेंगे रिकर्शन नेक्स्ट चैप्टर। लेकिन यहाँ पे रिकर्शन थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि फंक्शंस, रिकर्शन में सारा फंक्शंस का ही काम है। तो फंक्शंस में रिकर्शन का क्या है, देखो यहाँ पे, अलाउज अ वेरिएबल टू टेस्ट इट फॉर equality against a list of values with each value having its own block of code to execute। तो कहने का मतलब क्या है, ज़्यादा टिपिकल भाषा नहीं। रिकर्शन का मतलब सिर्फ इतना हम समझते हैं कि रिकर्शन उसको बोलते हैं जो वैसा फंक्शन जो खुद को कॉल करता है, ठीक है ना, खुद को कॉल, यानी कि अ फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ, तो वो क्या हो जाएगा, रिकर्शन हो जाएगा। हम बहुत सारे एग्जांपल रिकर्शन में पढ़ने वाले हैं, फैक्टोरियल पढ़ने वाले हैं, फिबोनाची सीरीज, इसी तरीके से फिर हम देखने वाले हैं टावर ऑफ हनॉय। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो वन बाय वन जब एग्जांपल्स का सेशन आएगा तो वहाँ पे अपन पूरा चीज़ कवर करेंगे इन डेप्थ। फिलहाल इतना समझ लो, रिकर्शन उसको बोलते हैं वैसा फंक्शन जो खुद को कॉल करता हो, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, रिकर्सिवली कॉल करता हो, तो उसको क्या बोलते हैं, रिकर्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंट फैक्टोरियल यानी फंक्शन का नाम, देन यहाँ पे पैरामीटर्स आ गया। एंड यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इफ़ एन इक्वल्स टू क्या हो गया, एन इक्वल्स टू, अगर ये बेस केस हो जाता है, ये क्या कहलाता है, बेस केस। एन इक्वल्स टू 1, यानी एन का वैल्यू जब 1 के बराबर हो जाए तो आप रिटर्न कर दो 1, अदरवाइज ये रिटर्न करोगे हमेशा, ये वाला पार्ट। एन में क्या करो, n-1 को क्या करो, मल्टीप्लाई करते चलो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल कुछ नहीं होता है। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू क्या होता है, 1, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू भी क्या होता है, 1, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू क्या होता है, 2 × 1, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या होता है, 2 × फैक्टोरियल 3 है ना, 3 × 2 × 1 एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब क्या है, तो ये देखो, ये रिकर्सिव काम कर रहा है क्या, हाँ रिकर्सिव काम कर रहा है। कैसे आपको दिख गया, चलो देखो, मुझे कैसे दिखा रहा हूँ, देखो ये फैक्टोरियल 4 भी लिख लेते हैं एक बार। फैक्टोरियल 4 क्या हो गया, 4 × 3 × 2 × 1। तो ये क्या लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 4 लिखा हुआ है यार कि फैक्टोरियल, देखो फैक्टोरियल 4 क्या लिखा हुआ है, 4 × फैक्टोरियल 3 × 2 × 1। तो ये क्या हो गया, फैक्टोरियल 3 × 2 × 1, यही तो होता है फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 3 यानी कि 4 ×
फैक्टोरियल 3, फिर फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो, तो 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 को फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं, तो फैक्टोरियल 2, इसी तरह से फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू फैक्टोरियल 1, 1 को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 1। तो कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, फैक्टोरियल n कैसे आ रहा है, देखो कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, ध्यान से देखो, n इंटू, देखो ध्यान से, n इंटू जो फैक्टोरियल हम फंक्शन लिखेंगे ना उसी में से एक कम, यानी कि n माइनस 1, दैट इज 4 माइनस 1 3, तो फैक्टोरियल उसके जस्ट कम का मल्टीप्लिकेशन है, देख लो, अगर ये n है तो एक कम का फैक्टोरियल, तो कहने का मतलब एक लास्ट केस ऐसा आएगा जहाँ पे आपको बेस केस मिल जाएगा, तो 2 इंटू फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1 इंटू 2 क्या हो गया, 2, तो 2 यहाँ पे रख दो, तो 2 इंटू 1 2 ही होगा। अब ये 2 इंटू 1 2, इसका वैल्यू आ गया फैक्टोरियल 2 का, तो फैक्टोरियल 2 का वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो 2 रख देंगे यहाँ पे, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 है तो 2 यहाँ पे रख देंगे, इंटू 3 तो 6 हो जाएगा। अब हमें फैक्टोरियल 3 का वैल्यू मिल चुका है, अब फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 है, अब 6 को हम यहाँ पे रख देंगे फैक्टोरियल 3 की जगह पे, तो 6 इंटू 4 कितना हो गया 24, तो ये हो जाए 24। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हैं किसी भी फैक्टोरियल का। तो यही है फैक्टोरियल का छोटा सा केस। क्या इसके अलावा, क्या रिकर्शन के अलावा अभी सॉल्व कर सकते हैं फैक्टोरियल को, हाँ कर सकते हैं, इसके अलावा भी और मेथड है, लेकिन ये रिकर्शन का एक अच्छा एग्जांपल है, बेस है और बेसिक एग्जांपल है पर अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन डेप्थ में हम जब क्वेश्चन किया जाएगा तो वहाँ पे देखा जाएगा। फिलहाल इतना समझ लो इनलाइन में कि डेफिनेशन, अगर आप देखो यहाँ पे फंक्शंस डिफाइंड विद इनलाइन कीवर्ड। इनलाइन क्या है, एक कीवर्ड है, पहला पॉइंट। फॉर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, किस लिए इस्तेमाल करते हैं, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इसका अगर सिंटेक्स की बात करें थोड़ा, तो इनलाइन, फिर स्पेस देकर के, फिर टाइप, फिर स्पेस देकर के, फिर फंक्शन का नाम, देन पैरामीटर्स एंड देन ब्लॉक ऑफ कोड आ जाएगा आपका। आ रही बात समझ, तो इस तरीके से काम आता है ये फंक्शन, डेफिनेशन में काम आता है, ठीक है ना, आर्ग्यूमेंट्स आएगा यहाँ पे। अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखिए रिकर्सिव वर्सेस आइटरेटिव, ये क्या है, आपको एक रिकर्सिव एक आइटरेटिव बहुत सुनने मिलेगा। तो आइटरेटिव ये फॉर लूप में भी थोड़ा बहुत सुनने मिला था कि नेक्स्ट आइटरेशन में जा रहा है, नेक्स्ट आइटरेशन में। तो इसका मतलब सिंपल सा ये हो जाता है डेफिनेशन। रिकर्सिव का पहले देख लेते हैं, सॉल्यूशन वेयर अ फंक्शन कॉल्स इट सेल्फ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम्स, तो उसको रिकर्सिव सॉल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट आइटरेटिव सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन दैट यूज अ लूप्स, जैसे फॉर लूप, व्हाइल लूप, टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड, तो ये हो गया आपका आइटरेटिव। स्ट्रक्चर की बात करें, इन्वॉल्व्स अ बेस केस एंड अ रिकर्सिव केस, तो जो फैक्टोरियल बार बार आप निकाल लेते, सॉल्व कर लेते, वो क्या था, रिकर्सिव केस था। और जो लास्ट में फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1, तो ये क्या हो गया, बेस केस। तो बेस केस ही आपको अगर निकाल लेते हो तो रिकर्शन का प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इन्वॉल्व्स, आइटरेटिव सॉल्यूशन में क्या होता है, स्ट्रक्चर इन्वॉल्व लूप्स, लूप्स में क्या होता है, जनरली इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेशन, यही होता है। मेमोरी यूजेज की बात करो तो रिकर्सिव में फंक्शन बार बार कॉल होता है, तो जाहिर सी बात है ये थोड़ा ज़्यादा मेमोरी लेगा एज कम्पेयर टू आइटरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, मे बी स्लोअर, क्योंकि फंक्शंस बार बार कॉल होगा ना तो वो इवैल्यूएशन में थोड़ा टाइम मिलेगा, तो ये जनरली क्या होता है, स्लोअर होता है एज कम्पेयर टू आइटरेटिव सॉल्यूशन। कोड कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो ऑफन सिंपलर एंड मोर एलिगेंट फॉर प्रॉब्लम्स लाइक अ ट्री ट्रैवर्सल। आइटरेटिव सॉल्यूशन में अगर बात करें, कैन बी मोर कॉम्प्लेक्स एंड हार्डर टू रीड, स्पेशली फॉर प्रॉब्लम्स नेचुरली suited for recursion. नेक्स्ट रिस्क ऑफ एरर्स, रिस्क ऑफ यानी कि रिस्क ऑफ स्टैक ओवरफ्लो इफ द बेस केस इज नॉट रीच्ड। अगर आप बेस केस तक नहीं पहुंच पा रहे हो ना, तो यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो, क्योंकि जो रिकर्शन है उसमें स्टैक का इस्तेमाल होगा, ठीक है ना, तो वो करके अपन देखेंगे बाद में। फिलहाल इतना समझ लो कि जो रिस्क ऑफ एरर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे रिस्क ऑफ स्टैक ओवरफ्लो इफ़ द बेस केस इज नॉट रीच्ड, अगर हम बेस केस तक नहीं पहुँच पाते हैं तो यहाँ पे रिकर्सिव सॉल्यूशन के केस में क्या होता है कि स्टैक ओवरफ्लो का चांस होता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कोई रिस्क तुम्हारा आइटरेटिव में नहीं होता, आइटरेटिव सॉल्यूशन में, और होता भी है तो काफ़ी कम होता है, लेस होता है। नेक्स्ट टर्मिनेशन कंडीशन, तो यहाँ पे टर्मिनेशन कंडीशन यानी कि बेस केस से आप टर्मिनेट कर जाते हो, कहाँ पे, रिकर्सिव में। अगर बेस केस तक पहुँच गए तो बेस केस पे आपको आंसर मिल जाएगा, तो वहाँ से कम करते करते तो लास्ट में आप इवेल्युएट कर लोगे। जैसे मैंने अभी बताया था कि फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 आ गया, देन 2 इंटू 1 2 आ गया, अब फैक्टोरियल 2 का वैल्यू आ गया। अब इसी तरह से फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या था, 3 इंटू फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 का वैल्यू वहाँ पुट कर दें, 3 इंटू फैक्टोरियल 2 का वैल्यू, तो वो मल्टीप्लाई करके फैक्टोरियल 3 का वैल्यू आ जाएगा। एंड फैक्टोरियल 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू आ चुका है, देन 4 इंटू फैक्टोरियल 3, तो वो मल्टीप्लाई करें तो फैक्टोरियल 4 का वैल्यू आ गया। अब फैक्टोरियल 5, तो 5 इंटू फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू अभी आ चुका है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो
इसी तरह से कि कोई भी फैक्टोरियल का वैल्यू आप निकाल सकते हो। आ रही बात समझ? तो ये हो गया टर्मिनेशन कंडीशन। लेकिन आप लूप्स की बात करोगे तो टर्मिनेशन कंडीशन आपका मस्ट बी फॉल्स। तो टर्मिनेशन कंडीशन क्या होता है? फॉल्स हो तो ही आप टर्मिनेट कर पाओगे बाहर। कंडीशन अगर फॉल्स हो गया आप बाहर आ जाओगे, टर्मिनेट कर जाओगे लूप से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे एग्जांपल्स लाइक फैक्टोरियल, अच्छा एग्जांपल है फिबोनाची सीरीज, ट्री ट्रैवर्सल, टावर ऑफ हनोई। उसके बाद आइटरेटिव सॉल्यूशन में अगर बात करें सर्चिंग इन एरेज, लूपिंग ओवर कलेक्शंस एंड आइटरेटिव फैक्टोरियल कैलकुलेशंस, ठीक है। नेक्स्ट ईज ऑफ डिबगिंग, तो यहाँ पे हार्डर होता है डिबग, ठीक है ना। डिबग करना, अगर बग आ रहा है तो वहाँ पे डिबग करना हार्डर होता है रिकर्सिव में एज कम्पेयर टू आइटरेटिव में। सूटेबिलिटी की बात करेंगे, बेस्ड फॉर प्रॉब्लम्स नेचुरली डिफाइंड रिकर्सिवली, फॉर एग्जांपल क्या फ्रैक्टल्स एंड ट्री स्ट्रक्चर्स। आइटरेटिव सॉल्यूशन में अगर बात करें, बेस्ड फॉर प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर्स रिपीटेशन विदाउट नीडिंग टू रिटर्न टू अ प्रीवियस स्टेट, ठीक है ना। लेकिन रिकर्सिव में क्या होता है कि प्रीवियस स्टेट पे डिपेंडेंट होता है, ये याद रखना। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें फंक्शंस मस्ट, यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द फंक्शंस। तो फंक्शंस के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं ये देखना ज़रूरी है, ये जानना ज़रूरी है। तो अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे अबाउट फंक्शंस, तो फंक्शंस पहला पॉइंट है इंपॉर्टेंट, क्या है? फंक्शंस मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर कॉलिंग अ फंक्शंस अदरवाइज एरर विल बी अकर। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप फंक्शंस का इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो उस फंक्शंस को इस्तेमाल करने से पहले, यानी कॉल करने से पहले आपको फंक्शन को क्या करना पड़ेगा? डिक्लेयर करना पड़ेगा। आ रही बात समझ? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जैसे कहने का मतलब है कि लेट्स सपोज ऐड को हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इंट ऐड इंट एक्स कॉमा वाई, इंट वाई भी दे दो, क्या दिक्कत है, इंट वाई एंड देन रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न कर दो? एक्स प्लस वाई, या ठीक है ना, ये हो गया। एंड देन क्लोज कर दो, इसको हो गया। लेकिन इसको आप क्या कर रहे हो, ये तो डिफाइन हो गया, लेकिन आप क्या करोगे? कॉल भी करोगे इसको। तो लेट सपोज कहीं पे मेन है, मेन में आप कॉल कर रहे हो, तो लेट इंट मेन, इंट मेन। अब क्या करोगे? इंट ए बी सी, लेट सपोज। उसके बाद ए का वैल्यू है लेट सपोज 5, बी का वैल्यू है 15, ये हो गया। एंड फिर क्या करोगे आप? लेट सपोज सी के अंदर क्या करोगे? मैं कॉल कर दे रहा हूँ, डायरेक्ट कॉल कर दे रहा हूँ, ठीक है। सी इक्वल्स टू ऐड, डायरेक्ट ए कॉमा बी भी लिख सकते हो या फिर 5,15 भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। और उसके बाद क्या करो? प्रिंट सी, क्या करना? प्रिंट एफ परसेंटेज डी सी, सी को प्रिंट कर दो। तो ये है हमारा छोटा सा। अब ये कहने का मतलब है कि इंट मेन फंक्शन है, फिर यहाँ पे इंट ए बी सी को डिक्लेयर किया, ए का वैल्यू 5 लिया, बी का वैल्यू 15 लिया, देन सी के अंदर ऐड फंक्शन को हमने कॉल किया। लेकिन फंक्शन को कॉल करने से पहले यहाँ पे एरर आ जाएगा अगर इस कोड को रन करोगे तो इसको यूज़, यानी कॉल करने से पहले आपको पहले डिक्लेयर करना चाहिए था ऐड फंक्शन को। तो डिक्लेयर करने के लिए क्या करना होगा हमें? इंट ऐड, मेन के बाहर करोगे तो ग्लोबल कहते हैं, इंट ऐड इंट कॉमा इंट सेमीकोलन। तो इंट मेन फंक्शन जो है उससे आप बाहर भी कर सकते हो, उसको ग्लोबल डिक्लेरेशन कहते हैं। अगर इंट मेन के ब्लॉक के अंदर करते डिक्लेरेशन, इस डेफिनेशन इस कॉलिंग फंक्शन से पहले ही लेकिन करना पड़ेगा आपको, यानी कि इस ड्यूरेशन में आप कहीं पे भी आप कर सकते थे इसको डिक्लेयर, तो उसको कहते हैं लोकल डिक्लेरेशन। आगे थोड़ा देर में हम देखेंगे, लेकिन ये याद रखना कि इंट मेन ब्लॉक के अगर बाहर करते हैं हम डिक्लेयर तो उसको हम कहते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन। अगर इंट मेन ब्लॉक जो इंट मेन फंक्शंस ब्लॉक जो है उसके अगर अंदर कर रहे हैं हम क्या डिक्लेरेशन, तो उसको हम कहते हैं लोकल डिक्लेरेशन, ठीक है ना। तो ये था छोटा सा। तो इंट मेन फंक्शन, देन इंट ए बी सी यहाँ पे डिक्लेयर हुआ, ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 15, देन सी के अंदर ऐड फंक्शन कॉल हुआ 5 15, तो यहाँ पे ऐड फंक्शन के पास जाके ये चला जाएगा। उससे पहले वाला याद रखना ये नहीं चलेगा, ये जब तक फंक्शन कॉल जो हुआ है उसका आपको फंक्शन डेफिनेशन से उसका रिटर्न वैल्यू नहीं मिल जाता तब तक ये नेक्स्ट वाला लाइन प्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ पे इंट ऐड चलेगा, एक्स की जगह पे आ जाएगा 5, वाई की जगह पे आ जाएगा 15 एंड देन रिटर्न हो जाएगा 5 + 15 दैट इज 20। तो ये ऐड क्या देगा? 20 देगा रिटर्न करके ऐड फंक्शन, एंड देन सी के अंदर 20 चला जाएगा, सी को रिटर्न, सी को क्या कर देगा? ये प्रिंट कर देगा
तो आउटपुट यहाँ पे क्या चला जाएगा, सी का आउटपुट जो आएगा यहाँ पे वो आएगा 20। आ रही है बस। तो सिंपल सा कोड है यार, फंक्शंस इतना है, अगर समझ लिए छोटी छोटी बात तो आपको फंक्शंस मतलब काफ़ी अच्छा लगेगा, मतलब सी प्रोग्रामिंग पूरा फंक्शंस पे बेस्ड है तो काफ़ी अच्छा लगेगा। आ रही है बस में, बढ़ते हैं आगे। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द फंक्शन। सेकेंड पॉइंट क्या, मोर देन वन टाइम्स डिक्लेरेशन में बी अकर्ड। क्या बोला है कि आप जो है एक से ज़्यादा टाइम्स डिक्लेरेशन कर सकते हैं, लोकल भी कर सकते हैं और ग्लोबल डिक्लेरेशन कर सकते हैं, पॉसिबल है। बट लोकल और जब ग्लोबल में लड़ाई होगा तो ग्लोबल जीत जाएगा और लोकल फिर बोलेगा कि भाई हम इग्नोर करें, कंपाइलर बोलेगा कि हम इग्नोर कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, एरर नहीं देंगे। अगर लोकल ग्लोबल सब कर दियो और लोकल को एक से ज़्यादा टाइम्स भी कर दियो डिक्लेयर तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम ग्लोबल से काम चला लेंगे और जो लोकल डिक्लेरेशन होगा उसको हम इग्नोर कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो कहने का मतलब है, चलो इसको देख ही लेते हैं यहाँ पे। बट तो क्या है, लेट सपोज इंट ऐड या प्रोडक्ट जो चाहे कर सकते हैं, इंट कॉमा इंट, दो वेरिएबल हमने एज अ पैरामीटर लिया, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद क्या है, इंट मेन फंक्शन एंड देन क्या आएगा, फिर कोड आएगा, जो भी कोड लिखना चाह रहे हो तो कोड ले सपोज इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, ये डिक्लेरेशन हो गया वेरिएबल का। एंड देन आप चाहो तो फिर फर्दर क्या कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो ऐड फंक्शन में, ऐड फिर यहाँ पे इंट ए, एक बार और चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐड इंट एक बार और चाहो तो कर सकते हो, आपकी मर्जी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे अब आप फंक्शन कॉल चाहो कर सकते हो, सी इक्वल्स टू ए बी का वैल्यू, लेट सपोज ए का वैल्यू मैं ले रहा हूँ 5 और बी का वैल्यू ले रहा हूँ 15 एंड देन करो काम। तो यहाँ पे सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी के अंदर कॉल कर लो, तो ऐड को मैंने क्या करना है, कॉल करना है, तो ए बी लिखो या 5,15 लिख लो, ये हो गया। एंड देन प्रिंट करवा लो सी को क्या करो, प्रिंट करवा लो एंड ये आ गया। अब यहाँ पे ये कॉल करके क्या देगा, ये जो ऐड का अब क्या करोगे, डिफाइन भी करोगे ऐड फंक्शन को, तो डिफाइन कर लो, जैसे पिछला एग्जांपल ही दिया था, डिफाइन कर लो और वो रिटर्न क्या करेगा, ऐड करेगा, यानी 15 + 5 20 देगा, 20 यहाँ पे आ जाएगा, सी के अंदर 20 प्रिंट 20 हो जाएगा, सिंपल सी बात। अब यहाँ पे कहने का इस कोड में एरर है क्या, नहीं, क्यों नहीं एरर है, तो डिक्लेरेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका एक से ज़्यादा डिक्लेरेशन, दो से ज़्यादा डिक्लेरेशन पॉसिबल है। ये डिक्लेरेशन कहलाता है लोकल डिक्लेरेशन, इसको क्या कहते हैं, लोकल डिक्लेरेशन, और ये कहलाता है ग्लोबल डिक्लेरेशन, ग्लोबल डिक्लेरेशन, याद रहेगा। और लोकल डिक्लेरेशन और ग्लोबल डिक्लेरेशन के केस में आपको ग्लोबल को प्रेफरेंस दिया जाता है, मतलब लोकल को क्या किया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है कंपाइलर के थ्रू, इग्नोर बाय कंपाइलर इन केस ऑफ ग्लोबल, जब आपका ग्लोबल प्रेजेंट है, इन केस ऑफ ग्लोबल डिक्लेरेशन विल बी प्रेजेंट, ग्लोबल विल बी प्रेजेंट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये याद रहेगा आज से। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि याद रखना है। तो आपको मान लो कोई कोड दिया गया, क्या ये एरर है, नहीं एरर नहीं है भाई, आपको बस छकाया जा रहा है, आपके साथ धोखा किया जा रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। आराम से ये कोड एग्जीक्यूट होगा, कहीं पे कोई एरर नहीं आएगा। मैं चाहो तो आप VS कोड इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो फिर आप एक काम कर सकते हो, ऑनलाइन कंपाइलर इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कुछ भी इस्तेमाल करके अपन कोड करेंगे, दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट फंक्शंस। तो थर्ड पॉइंट क्या है, फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर कॉलिंग फंक्शन, यानी कहने का मतलब क्या है कि आप जब फंक्शन को क्या करोगे, फंक्शन को जब आप कॉल कर रहे हो ना, उससे पहले डिक्लेयर करना एकदम हर हाल में ज़रूरी है, वरना एरर आ जाएगा, ये याद रखना। और एक से ज़्यादा डिक्लेरेशन पॉसिबल है, लोकल ग्लोबल हो सकते हैं, ग्लोबल को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और लोकल को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एरर नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं मेन फंक्शन। मेन फंक्शन भी क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है। तो मेन फंक्शन का पहला पॉइंट है, इट इज़ अ कीवर्ड, इट इज़ नॉट अ कीवर्ड, ये कीवर्ड नहीं है, यानी कि आप जो सी प्रोग्रामिंग में 32 कीवर्ड मैंने दिखाया था उसमें से मेन आप नहीं देखो, क्यों, क्योंकि ये कीवर्ड है ही नहीं ना।
उसके बाद इंट इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये क्या है? यूजर डिफाइंड फंक्शन है। एग्जीक्यूशन इज ऑलवेज स्टार्ट एंड एंड्स विद द मेन फंक्शन। एग्जीक्यूशन हमेशा स्टार्ट होगा मेन से ही और खत्म भी मेन पे ही होगा। कंपाइलेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कंपाइलेशन क्या होता है? भले ही टॉप टू बॉटम होता है, यानी कि कंपाइलेशन में क्या होता है, आपको चेक होता है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है या नहीं है, वगैरह वगैरह जो भी चेक करना। लेकिन याद रखना, एग्जीक्यूशन जो स्टार्ट होगा ना, कंपाइलेशन अलग है, एग्जीक्यूशन जो स्टार्ट होगा ना वो मेन फंक्शन से ही होगा। ये तय है, ये तय है, इसको कोई नहीं बदल सकता। नेक्स्ट, मेन इज अ आइडेंटिफायर्स। मेन क्या है? आइडेंटिफायर्स। यानी कि मेन जो है ना, मेन फंक्शन में MAIN मेन नाम, ये क्या है? ये आइडेंटिफायर्स है। कलेक्टिंग द रिटर्न वैल्यू फ्रॉम अ मेन फंक्शन इज ऑप्शनल। अगर रिटर्न वैल्यू आप लेना चाह रहे हो मेन फंक्शन से तो कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हो या नहीं भी ले सकते हो। वी कैन कंपाइल अ प्रोग्राम विदाउट मेन। मेन फंक्शन के बिना अपने कोड को क्या कर सकते हैं? कंपाइल तो कर सकते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। याद रखना, मेन फंक्शन अगर आप अपने कोड को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो तो आपके पास मेन फंक्शंस का होना मैंडेटरी है। नेक्स्ट, वी गेट अ लिंकिंग एरर। अगर हम मेन फंक्शंस को नहीं देते हैं तो वहाँ पे एक एरर आएगा, दैट इज कॉल्ड लिंकिंग एरर। ठीक है। नेक्स्ट, मेन फंक्शन में नेक्स्ट, रिटर्न वैल्यू ऑफ मेन फंक्शंस। अगर मेन फंक्शन लेट्स सपोज रिटर्न कर रहा है, ठीक है, रिटर्न जो होता है मेन में लास्ट में रिटर्न 0 लिखते हैं, तो रिटर्न क्या करता है? एग्जिट स्टेटस ऑफ अ प्रोग्राम इंपॉर्टेंट फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होता है और ये क्या बताता है? एग्जिट बताता है, प्रोग्राम का एग्जिस्टेंस कि एग्जिट हो चुका है। ठीक है। रिटर्न 0 का मतलब है कि इंडिकेट सक्सेसफुली एग्जिट, एंड रिटर्न अदर देन 0 का मतलब 1 भी हो सकता है, -1 भी, 2 भी, 3 भी, तो वो बताता है नॉट सक्सेसफुली एग्जिट। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट, यहाँ पे समरी थोड़ा देख लेते हैं। समरी में क्या है? फंक्शन आर इसेंशियल इन अ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। ठीक है ना। फंक्शंस क्या देता है आपको? मॉड्यूलर अप्रोच प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। फंक्शंस के जरिए से क्या कर सकते हो? फंक्शंस को एक बार लिखो, उसको अपने पूरे प्रोग्राम के दौरान जितना बार चाहो इस्तेमाल कर सकते हो, कॉल करवा सकते हो। ठीक है ना। लेकिन कॉलिंग का सेम रूल है क्या? कॉल करने से पहले फंक्शन का डिक्लेरेशन होना चाहिए एक बार। ठीक है, ग्लोबली कर लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद चाहो तो आप कॉल कर सकते हो और फंक्शंस का डेफिनेशन एक बार लिखना होता है। एक बार फंक्शन को डिफाइन कर दिया, उसके बाद बार बार कॉल करते रहो, आप इस्तेमाल कर सकते हो उसको। ठीक है ना। टाइप्स ऑफ फंक्शन में बात करेंगे तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जैसे कि स्कैन एफ, फिर यहाँ पे प्रिंट एफ, ये सब हो जाएगा। इसी तरीके से आपका जब मैथ्स फंक्शन पर ना, math.h जब करोगे तो मैथ का जो भी फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हो। स्क्वायर रूट फंक्शन है, इसी तरह से बहुत पावर फंक्शन है, POW, ठीक है ना, पावर फंक्शन एंड सो ऑन। फिर यूज़र डिफाइन फंक्शन में खुद से बना सकते हैं हम, अपने ज़रूरत के एतबार से क्या कर सकते हैं? फंक्शंस को बना सकते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फैक्टोरियल, फिबोनाची, टावर ऑफ हानाई का कोई डेफिनेशन हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं किसी फंक्शन का, और उसको पहले डिक्लेयर कर देंगे, याद रखना। फिर कॉल करवाएंगे और फिर हम कॉल के ज़रिए से फंक्शन से जो रिटर्न आएगा आंसर, उसको हम फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? की कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो फंक्शन में क्या क्या होता है? डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन एंड कॉल। फिर यहाँ पे रिकर्शन एंड इनलाइन फंक्शंस फॉर एडवांस यूजेज। एडवांस यूजेज में हम लोग रिकर्शन एंड इनलाइन फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे इनलाइन फंक्शंस मैं आपको मिसलेनियस टॉपिक में बताऊंगा। अब वैसे रिकर्शन आपका नेक्स्ट ही चैप्टर से, तो मैं वहाँ आपको काफ़ी डेप्थ में रिकर्शन को अपन कवर करेंगे। ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट कोडिंग पार्ट पे आते हैं हम लोग। पहले कोडिंग देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे यहाँ पे कोडिंग पार्ट पे आते हैं। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कोडिंग पार्ट। अब यहाँ पे मैंने यूज़ किया, वैसे तो आप यूज़ कर सकते थे और भी कंपाइल, जैसे टर्बो, C++ या फिर VS कोड। मैं सब पे करवा दूँ, कभी VS पे, कभी ऑनलाइन, ताकि आपको सबका इस्तेमाल करने आ जाए। आज हम लोग देखते हैं ऑनलाइन कंपाइलर पे। ठीक है ना। चलो पहले इसे बढ़ा देते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शंस हम लोगों ने स्टार्ट किए थे। चलो 1 बाय 1 कोड देखते हैं हम लोग। इंट, सबसे पहले क्या करना है कि आपको प्रीप्रोसेस डायरेक्टरीज को देना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? include, फिर यहाँ पे stdio.h ये देना पड़ेगा। ये कमेंट दे सकते हो इस तरह से कि ये क्या है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ठीक है, ये है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे
तो यहाँ पे ये चीज़ हो चुका है। अब आपको मैं एक चीज़ करवा दे रहा हूँ पहले कि भाई ये देख लो कि डिक्लेरेशन, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि ग्लोबल डिक्लेरेशन ही डायरेक्ट कर देते हैं। इंट फिर यहाँ पे लेट्स सपोज ऐड करवाना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट करवाना चाह रहे हैं, आपकी मर्जी। तो इंट यहाँ पे, फिर यहाँ पे कॉमा, फिर यहाँ पे इंट, फिर यहाँ पे सेमीकोलन देना नहीं भूलना है। ये हो गया इंट मेन, फिर यहाँ पे ये आ गया मेन फंक्शंस एंड देन ब्लॉक ऑफ मेन फंक्शंस ये आ गया। फिर यहाँ पे इंट हमें क्या करना है, ए बी सी, मैंने 3 वेरिएबल ले लिया। अब यहाँ पे आप चाहो तो यूज़र से वैल्यू ले सकते हो। कैसे? जैसे मतलब सिखाया मैंने, प्रिंट एफ, फिर यहाँ पे इंट प्लीज, या फिर डायरेक्ट लिखना इंटर यो 2 नंबर्स, ठीक है ना। तो ये आप इंटर करो 2 नंबर, करने के बाद हम स्कैन एफ का इस्तेमाल करेंगे। स्कैन एफ से क्या होता है, परसेंटेज डी क्या बताता है, एक बार परसेंटेज डी क्या बताता है, अरे परसेंटेज डी क्या बताता है, एक बार आप लोग तो लेट्स सपोज ए हम पहला वैल्यू ले रहे हैं, बी दूसरा वैल्यू ले रहे हैं, तो परसेंटेज डी एक वैल्यू लेगा, फिर परसेंटेज डी एक बार ये दूसरा वैल्यू लेगा, ठीक है ना। तो परसेंटेज डी ये पहला वैल्यू लेगा, पहला वैल्यू हमने ए माना है, तो ए को लिखेंगे स्कैन एफ के अंदर, हमने बताया था कि m% के साथ लिखते हैं, ठीक है ना। तो m% फिर ए, फिर इसी तरह से m% फिर बी, ठीक है ना, एंड देन सेमीकोलन से फिर इसको टर्मिनेट कर देना ये स्टेटमेंट को। उसके बाद क्या है, ये तो हो गया। देन हमें क्या करवाना है कि आप इसको चाहो तो सी के अंदर क्या कर दो, सी इक्वल्स टू, और हमने क्या फंक्शन लिया था एडिशन का, ऐड, फिर यहाँ पे डायरेक्ट इसको ए कॉमा बी कर सकते हैं एंड देन इस तरह से, ठीक है। तो जो यूज़र 2 इनपुट करेगा वो ए बी के अंदर चला जाएगा ये, ठीक है ना। एंड देन सी के अंदर आ जाएगा वो, और फिर प्रिंट करवा देना है क्या, प्रिंट एफ, फिर यहाँ पे परसेंटेज, आप कर सकते हो द सम ऑफ परसेंटेज डी, यानी जो वैल्यू ए एंड परसेंटेज डी जो वैल्यू बी इज़, फिर यहाँ पे परसेंटेज डी, और यहाँ पे उसी ऑर्डर में सेम ए पहले हमने दिया था तो ए लिख दो, कॉमा, दूसरा परसेंटेज डी का मतलब है कि बी लिख दो, कॉमा, तीसरा परसेंटेज डी का मतलब कि रिजल्ट मतलब सी लिख दो, और लास्ट में सेमीकोलन देना नहीं भूलना है, ठीक है। एंड देन लास्ट में क्या कर दो, रिटर्न 0 हो गया ये। लेकिन ये तो हमने क्या किया, हमने क्या किया है कि यहाँ पे अभी तक मेन फंक्शन लिखा है, और जब मैंने फंक्शन यहाँ पे कॉल किया है ना, तो फंक्शन कॉल का डिफिनेशन अभी नहीं लिखा है एडिशन फंक्शन का, तो डिफिनेशन भी अपने को लिखना होगा। तो डिफिनेशन कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे इंट ऐड, फिर यहाँ पे इंट एक्स कॉमा इंट वाई, और देन ये जो फंक्शन है फंक्शन का फिर ब्लॉक दोगे तो ब्लॉक हो गया। एंड देन फिर यहाँ पे इंट हमने क्या करना है, लेट सपोज डायरेक्ट रिटर्न भी करवा सकते हैं, आपकी मर्जी। तो रिटर्न डायरेक्ट क्या हो जाएगा, x प्लस वाई होगी, ये रिटर्न हो जाएगा। और रिटर्न होगा तो किसके अंदर चला जाएगा, ये ए सी के अंदर चला जाएगा, और सी यहाँ पे फिर प्रिंट हो जाएगा इसी तरीके से। चलो कोड को रन करके देखते हैं एक बार। हो गया, इंटर योर 2 नंबर्स। तो लेट सपोज पहला नंबर हमने इंटर किया 20, दूसरा नंबर हमने इंटर किया लेट सपोज 30, एंड द सम ऑफ 2 नंबर्स यानी 20 एंड 30 इज 50। आ रही है बस समझ। और एक काम करते हैं खूबसूरती थोड़ा बढ़ाने के लिए, प्रिंट इंटर 2 नंबर्स की जगह पे मैं यहाँ पे बैकस्लैश n का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो बैकस्लैश n क्या करता है आपको, ये डायरेक्ट आपको इंटर करवाता है। अभी 20 यहाँ से इंटर हुआ था, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे पसंद नहीं है, तो एक काम करते फिर से इंटर करवाते हैं। देखो अब क्या हुआ, इंटर यू 2 नंबर्स। अब ये देखो नीचे नेक्स्ट लाइन से क्या करवा रहा है, इंटर करवा रहा है। तो नेक्स्ट लाइन का यही फ़ायदा है। तो आप कोई भी नंबर लेट्स सपोज 30 एंड 22, तो द सम ऑफ 30 एंड 22 इज 52। होप समझ में आया, समझ में आया फंक्शंस। तो ये फंक्शंस का आप बोलोगे ये एडिशन तो हम ऐसे बेसिक से बिना फंक्शन से भी करवा सकते थे। नहीं, ये बेसिक सा आपको एग्जांपल ये बताना चाह रहा हूँ कि फंक्शंस का हम लोग इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। बाकी बड़ा बड़ा जो प्रॉब्लम आएगा तो फिर उसमें तो फंक्शन समझ में आ ही जाए कि अरे यार फंक्शंस का तो यहाँ पे ये इस्तेमाल था, हम तो आज तक पढ़े नहीं थे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जब पूरा पढ़ लोगे ना फंक्शन, अभी समझो कि फंक्शंस है क्या, डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट है। अच्छा डिक्लेरेशन नहीं करेंगे तो एरर आया क्या, कर लेते हैं, कमेंट कर दो इसको, मन नहीं कमेंट कर दो। अब करके देखो एरर आ गया एरर, क्या बोल रहा है, एरर आ गया यहाँ पे, देख लो। तो फंक्शन डिक्लेरेशन यहाँ पे क्या है, फंक्शन डिक्लेरेशन किस लाइन में, 8वें लाइन में। तो ये हमने क्या बोला कि फंक्शन को डिफाइन, फंक्शन जो कॉलिंग करेंगे, कॉलिंग से पहले इसको ये क्या है, ये फंक्शन कॉलिंग, मैं लिख दे रहा हूँ फंक्शन कॉलिंग, यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग। तो फंक्शन जब कॉल हो रहा है ना, फंक्शन कॉल से पहले आप कहीं पे भी आपको लेकिन करना पड़ेगा क्या, डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन। तो आप मान लो कि चलो इसको मैं अनकमेंट नहीं करता हूँ, तो एक काम करता हूँ कि ये तो इंट मेन से बाहर था, देखो इंट मेन फंक्शन से बाहर था। अब एक काम करते हैं कि मैं इसके जस्ट जो फंक्शन कॉलिंग उसके जस्ट ऊपर में ही कर रहा हूँ, ऊपर में डिक्लेयर कर रहा हूँ इंट
मेन सॉरी इंट क्या था, ऐड, देन फिर इंट कॉमा इंट, ये हो गया, एंड देन सेमीकोलन देना नहीं भूलना। तो ये हो गया। अब कोड को रन करके देखते हैं क्या अब भी एरर आता है क्या, नहीं आया एरर। अच्छा, यानी कि इंट मेन का जो फंक्शन ब्लॉक है उसके अंदर में भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके बाहर में भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ये याद रखना। अच्छा, अब एक बात और, तो यहाँ पे एंटर करके देख लो आप, चलो 30 और 22, द सम ऑफ 30 एंड 22 इज 52। तो ये चीज़ तो समझ में आ गया कि एक तो मेन फंक्शन ब्लॉक जो है उसके बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हैं फंक्शन को और उसके अंदर भी कर सकते हैं। चलो ये चीज़ समझ में आ गया। अच्छा, अब मान लो कि चलो दोनों को बाहर अंदर दोनों रहे तो क्या होगा, बाहर अंदर दोनों रहे तो दोनों को कर देते हैं, क्या एरर आएगा क्या यहाँ पे, तो एरर नहीं आएगा। थोड़ी देर पहले बताया कि एक या एक से ज़्यादा डिक्लेरेशन पॉसिबल है, अंदर बाहर जहाँ पे चाहो वैसे कर सकते हो एक से ज़्यादा डिक्लेरेशन, लेकिन कॉलिंग फंक्शन से पहले ही होना चाहिए। दूसरी बात कि जो प्रायोरिटी दिया जाता है वो ग्लोबल जो डिक्लेरेशन है उसको दिया जाता है, यानी कि इससे फिर कोई लेना देना नहीं है, जो आपका ये इसको इग्नोर कर दिया जाता है। अगर आप जो ग्लोबल है उसको भी ले रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख दे रहा हूँ कि ग्लोबल डिक्लेरेशन, क्या ये ग्लोबल डिक्लेरेशन हो गया। इसी तरीके से फिर यहाँ पे ये क्या हो गया, लोकल डिक्लेरेशन, यहाँ पे ये क्या हो गया, लोकल डिक्लेरेशन, ठीक है, ये हो गया लोकल डिक्लेरेशन। अब यहाँ पे आप इसको क्या करो, रन करो, क्या अब भी रन हो रहा है, हाँ अब भी रन होगा, कहीं पे कोई एरर नहीं। तो अब क्या करो, चलो फिर आप ऐड कर दो 22, ये तो सम ऑफ 30 एंड 22 इज 52। अच्छा, यानी कि हम एक से ज़्यादा बार भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ये बात है, एरर नहीं आएगा। क्या लोकल एक से और ज़्यादा कर सकते हैं क्या, इसी तरीके से किया करो, कोड ऐसे ही किया जाता है, कर करके चेक करो यार। फिर यहाँ पे इंट, फिर मैं ऐड दे दे रहा हूँ, फिर यहाँ पे इंट एंड देन फिर हम यहाँ पे कॉमा, ये भी क्या है, लोकल डिक्लेरेशन है, ठीक है। इसको भी रन करके देखते हैं अपन, तो रन किया, ये भी परफेक्टली ओके। 30 22 आप चाहो तो अलग नंबर लेके देख सकते हो, वरना मैं एक ही नंबर ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि भाई सबका आंसर सेम ही आ रहा है, वरना आप बोलोगे कि अलग अलग नंबर में अलग अलग आंसर। द सम ऑफ 30 एंड 22 इज 52। यस, यानी कि आप क्या करोगे, एक से ज़्यादा डिक्लेरेशन पॉसिबल है। दूसरी बात ये याद रखोगे कि आपका जो लोकल है, लोकल डिक्लेरेशन, ग्लोबल डिक्लेरेशन, जब इन सब में लड़ाई होगा तो ग्लोबल डिक्लेरेशन ही कंसीडर करता है कंपाइलर, और जो लोकल डिक्लेरेशन होता है उसको इग्नोर कर देता है, एरर प्रोड्यूस नहीं करता है, ना वार्निंग प्रोड्यूस करता है, डायरेक्ट क्या करता है, इग्नोर कर देता है। तो कहने का मतलब ये है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मतलब होप समझ में, अगर पता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता था तो यार थम्स अप जरूर करके जाना, और वीडियो के स्टार्टिंग से एंड तक हमेशा देखना। कोडिंग का तो खासकर, ये तो मैं अभी क्लास वाला पार्ट करवा रहा हूँ, अलग से कोडिंग का सेशन सब का लाऊंगा, फंक्शंस का हो गया, रिकर्शन का हो गया, इसी तरीके से और भी चीज़ें सब का मैं अलग अलग क्वेश्चन का सेट लाऊंगा और हर एक क्वेश्चन इन डेप्थ करने की कोशिश करूँगा। तो मतलब काफ़ी मज़ा आएगा वहाँ पर, और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये एडिशन समझ में आया, यहीं पर आप चाहो तो एडिशन को हटा कर आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे प्रोडक्ट कर सकते हो। चलो ये थोड़ा सा अब हटा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब इसको हटा दे रहा हूँ, हटा दिया मैंने, इसको हटा दिया, हटा दिया, यहाँ पे हट गया। एंड आप क्या करना है, लेट सपोज मल्टीप्लिकेशन करना है, तो प्रो लिख दे रहा हूँ ना, प्रोडक्ट हो गया। एंड ये भी दो वेरिएबल ले लें, सी ये फंक्शन कॉलिंग हो गया, फंक्शन कॉलिंग पर डिक्लेरेशन, ये सब चीज़ ठीक है। यहाँ पे इसको प्रोडक्ट कर दे रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट, ये हो गया, ए बी ले रहा है ये, और देखो यहाँ पे ये कहलाता है तुम्हारा आर्ग्यूमेंट, ये जो फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ पे जो ए बी दे रहा हूँ ना, ये आर्ग्यूमेंट्स हो गया, ठीक है। और ये प्रोडक्ट में जाती है, क्या था, पैरामीटर, ये क्या है आपका पैरामीटर। अच्छा, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इंट, अब यहाँ पे इसको प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो ये हो गया प्रोडक्ट हो गया। अब क्या करके हमको देना है आपको क्या रिटर्न करना चाहिए, प्रोडक्ट रिटर्न करना। प्रोडक्ट के लिए स्टार लगाते हैं हम लोग, तो ये हो गया, तो प्रोडक्ट के लिए हो गया ये कोड, सेम कोड। इंटर योर फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, लेट सपोज 30 इंटू 22 कर लो, 660 आ गया आंसर, कंग्रेचुलेशंस। आप याद रखना कि कोड को सिर्फ देख मत लो, प्रोग्रामिंग देखने का चीज़ नहीं है, आप जो सीख रहे हो ना यहाँ पे उसको क्या करो, इम्प्लीमेंट करो। आप अगर फ़ोन से कर रहे हो तो फ़ोन भी सी में हो जाता है, पर फ़ोन से थोड़ा आँख वाँख दर्द करेगा, मन नहीं लगेगा, ठीक है। पर अगर जितना प्यार पबजी ये सब से करते हो उतना प्यार अगर कोडिंग से करोगे तो आप फ़ोन में भी आप कर लोगे कोडिंग, ठीक है। अगर लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर लैपटॉप पे आप करो, ठीक है। ऑनलाइन कंपाइलर आजकल पड़ा हुआ है, नहीं तो आप टर्बो C++, बहुत सारे आपके हैं, IDE पे करो, ठीक है ना, VS कोड है, बहुत सारी चीज़ें, तो आराम से आप सारी कोडिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बस समझ में क्लियर, पक्का, चलो।